हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ब्लॉक केमिस्ट्री। ब्लॉक केमिस्ट्री से बच्चे कई बार डरते भी हैं, तो कई बार उनको एक मतलब अजीब सा एक फियर रहता है कि बहुत कुछ रटना है। नहीं, देखो थोड़ा याद तो करना पड़ेगा आपको चीज़ें बार बार पढ़ोगे तो वो याद हो जाती हैं, बट फिर भी लॉजिकल तरीके से अगर किसी चीज़ को सीखते हो, याद करते हो, तो फिर वैसी प्रॉब्लम नहीं आती जैसा कई बार आप सोचते हो। आप लोगों ने अभी अभी जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैंने लेक्चर्स अभी दिए हैं आपको। जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा। जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज मस्ट बिफोर स्टडीइंग ब्लॉक केमिस्ट्री। कभी भी ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ना है, पर्टिकुलरली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन फैमिली, तो उससे पहले आपको इट इज नेसेसरी टू स्टडी जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसा कि मैंने कहा, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी मेजर लॉजिकल पॉइंट्स हैं ऑफ ब्लॉक केमिस्ट्री, लॉजिकल रिएक्शंस, वो सब हमने निकाल करके एक तरीके से पढ़ा दी है। और यदि किसी स्टूडेंट ने अगर केयरफुली जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो फिर वो ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ते समय उनको बहुत सारी चीज़ें रिपीट होंगी। उनको ऐसा लगेगा ये तो पढ़ा हुआ है, हाँ ये तो पढ़ा हुआ है, अच्छा ये नया पॉइंट है, इसको याद कर लेते हैं, ये पढ़ा हुआ है। यूँ मान लो कि ब्लॉक केमिस्ट्री इज नथिंग बट 30 to 40% ऑफ केमिकल बॉन्डिंग and nearly 20 to 30% remaining of general inorganic chemistry। बाद में जो 20-30% बचता है that we are going to see here। अब देखो, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ब्लॉक केमिस्ट्री तो मैं बीच बीच में बोलूंगा, देखो ये वाला पॉइंट हमने ब्लॉक जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहा हुआ है, देखो ये हीटिंग इफेक्ट हम पढ़ा चुके हैं, देखो ये हाइड्रोलिसिस पहले एक बार हम कह चुके हैं और इसका मैकेनिज्म हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा चुके हैं। तो इस तरह की चीज़ें बार बार आएंगी आपके सामने, तो आप मान के चलो कि अगर ब्लॉक केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हो, ब्लॉक केमिस्ट्री को अगर रिवाइज कर रहे हो, तो इट इज़ इम्परेटिव एंड इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी केमिकल बॉन्डिंग एंड जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो केमिकल बॉन्डिंग और जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ें, उसका काफ़ी कुछ रोल, काफ़ी कुछ यूज़ आता है इन ब्लॉक केमिस्ट्री। अच्छा, ब्लॉक केमिस्ट्री में जैसे बात करें तो ब्लॉक केमिस्ट्री में वैसे तो एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक, ये मेन ब्लॉक्स होते हैं। एफ ब्लॉक भी होता है जेई मेन के सिलेबस में, जेई एडवांस में तो मेंशन नहीं होता, बट उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, वो प्योरली थियोरेटिकल है। बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स तो उसमें कुछ पढ़ने ही नहीं होते। सर्टेन पॉइंट्स आर देयर अबाउट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड ट्रेंड्स ऑफ साइज एंड ऑल दैट, वो पढ़ने हैं, वो जब आएगा तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ब्लॉक केमिस्ट्री में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पी ब्लॉक। अच्छा, पी ब्लॉक मोस्टली नॉन मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स के एनायंस होते हैं एसिड रेडिकल्स। तो इसका मतलब क्वालिटेटिव एनायंस नेसेसरी है फॉर स्टडीइंग ब्लॉक केमिस्ट्री। तो फिर क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए? केमिकल बॉन्डिंग, क्वालिटेटिव एनायंस, कैटायंस नहीं, कैटायंस मेटल के होते हैं मोस्टली एंड दे विल बी नेसेसरी फॉर स्टडीइंग डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक तो हम बाद में लेंगे, कैटायंस भी बाद में लेंगे, बट अभी स्टूडेंट्स अगर ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, खासकर नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन नोबल गैसेस, देन it is important to study chemical bonding, it is important to study qualitative anions and then general inorganic chemistry। general inorganic chemistry रिवाइज किए बगैर ब्लॉक केमिस्ट्री कभी रिवाइज नहीं करेंगे, कीप इन माइंड। तो चलिए बात करते हैं ब्लॉक केमिस्ट्री में। हम पहले बात करने वाले हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया? ग्रुप नंबर 15 एंड 16, आईयूपीएससी ग्रुप नंबर 15 एंड 16। सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं अबाउट ग्रुप 15, तो नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप नंबर 15, अगर नाइट्रोजन फैमिली की बात करें तो व्हाट आर द एलिमेंट्स इन इट। अच्छा, हम किसी भी ब्लॉक केमिस्ट्री में किसी ग्रुप को स्टडी करने वाले हैं तो क्या स्टडी करने वाले हैं? इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज़। जनरल प्रॉपर्टीज़ मतलब एलिमेंट्स कौन हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स के ऑर्डर क्या हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऑर्डर क्या हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स कॉमनली क्या होंगी, और भी कोई अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि कौन डबल बॉन्ड बनाता है, किसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड हैं, ऑल दोज एंड देयर बिहेवियर टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हैलोजन, वाटर एंड ऑक्सीजन। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं दैट वी आर गोइंग टू टेक अप इन फर्स्ट पार्ट। ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंपाउंड्स और उनकी केमिकल रिएक्शंस।
कंपाउंड्स कौन, जैसे नाइट्रोजन फैमिली है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिस पर जेई एडवांस ने, जेई मेन ने लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, वो है अमोनिया। अमोनिया एक इंडस्ट्रियली बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड भी है बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स एंड फॉर अदर पर्पसेस लाइक लेबोरेटरी रिएजेंट एंड फॉर ओस्टवाल्ड प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ HNO3 आएगा, सब वो लिखवाऊंगा मैं आपको। देखो बहुत डिटेल में तो हम नहीं लिखवा सकते वरना आपकी कॉपी भर जाएंगी और आप याद भी नहीं कर पाओगे। वी विल डिलीवर यू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप नोट करोगे और तो भी आपका अच्छे खासे पेजेस इसमें लिखे जाएंगे। इन एडिशन टू दैट यू हैव टू रीड कंपल्सरली NCERT। NCERT ब्लॉक केमिस्ट्री में जरूर पढ़ना है, खासकर एक बार नोट्स बना लो अच्छे से, यहाँ पढ़ो और उसके बाद NCERT ब्लॉक केमिस्ट्री में या इनऑर्गेनिक में पढ़ना जरूरी है, कंपलसरी है, यू माने। तो मैं क्या बात बोल रहा था कि किसी भी ब्लॉक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए दो मेन पार्ट होते हैं। पहला जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, जिसमें उनका बिहेवियर, एलिमेंट्स का बिहेवियर पानी के लिए क्या होगा, हेलोजेंस के लिए क्या होगा, हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, ऑक्सीजन के लिए होगा एंड सो ऑन। और दूसरा पार्ट होता है इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, जैसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में खुद N2 itself इज इंपॉर्टेंट, कंपाउंड नहीं है एलिमेंट है, N2 itself इज वेरी इंपॉर्टेंट, एलोट्रोपी ऑफ फास्फोरस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अमोनिया इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सो मेनी क्वेश्चंस, पर्टिकुलरली रैशिक प्रोसेस जो कि IIT JEE एडवांस ने क्वेश्चन इस पे पूछा हुआ है। लाइक दैट यू विल हैव टू स्टडी HNO3 is important compound that you have to study, S3PO4 you have to study, PCl3 PCl5 you have to study. So these are the compounds that you have to study in nitrogen family. तो पहले हम नाइट्रोजन फैमिली की बात करेंगे एंड देयर आफ्टर ऑक्सीजन फैमिली की बात करेंगे। नाइट्रोजन फैमिली में हु आर द एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। So these are the elements. Of course, these two are non-metals. Notes भी करते जाएंगे. These are metalloids. And this is metal. In addition to that, खासकर ये बात याद रखनी है, जो heavier members हैं, these heavy members show common oxidation state +3 +5। तो +3 +5 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, आर्सेनिक +3 +5 दोनों में, एंटीमनी +3 +5 एंड बिस्मिथ +3 +5। आपको एक इफेक्ट पढ़ना होता है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एप्लीकेबल फॉर बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, इवन टू सम एक्सटेंट ऑक्सीजन फैमिली, दैट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट? इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो अप्लाइज ऑन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन फैमिली एंड टू सम एक्सटेंट ऑक्सीजन फैमिली। क्या कि among the heavy members the stability of the lower oxidation state they differ by 2। ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस 2 से डिफरेंस होता है, +3 एंड +5। जैसे बोरॉन फैमिली है तो उसमें अगर मान लो जो हैवियर मेंबर्स हैं उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 एंड +3। ऐसी कार्बन फैमिली में लेड एंड टिन है +2 एंड +4। नाइट्रोजन फैमिली में +3 एंड +5। वो क्यों? इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2NP कितना हो गया? 3। सो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए केवल P के कंपाउंड बनने में तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यदि 3 के साथ साथ ये NS वाले 2 इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हुए तो फिर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अब बात आती है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है। ये है इनर्ट पेयर। ये NS के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन भी ले लो, ये जो NS के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इनर्ट पेयर कहलाते हैं। कई बार हैवियर मेंबर्स ऊपर से नीचे आते हैं तो हैवियर मेंबर्स शो रिलक्टेंस, शो रेजिस्टेंस इन removing these 2 electrons in the compound formation, and this effect is known as inert pair effect। तो inert pair effect क्या है ये? Among heavier members of, मान लो अभी नाइट्रोजन फैमिली, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स,
तो among heavier members of the boron carbon nitrogen family elements, stability of lower oxidation state increases from top to bottom. टॉप से बॉटम जाने पर स्टेबिलिटी ऑफ द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। जैसे यहीं पे बात करें, अब बोरॉन कार्बन फैमिली की बात तो जब बोरॉन कार्बन की बात करेंगे तब कर लेंगे, बट अगर हम हैवियर मेंबर्स मान के आर्सेनिक, एंटिमनी, बिस्मिथ, तो यहां पर बिस्मिथ ऊपर से नीचे आने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी, +3, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि Bi3+ is more stable than Sb3+ is more stable than arsenic 3+, but Bi5+ is less stable than antimony 5+, less stable than arsenic 5+. एक तो ये पॉइंट, साथ ही साथ Bi3+ is more stable than Bi5+, जबकि arsenic 3+ is less stable than arsenic +5. These are the stability of the oxidation state. तो बिस्मिथ ये है स्टेबिलिटी। सो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। कारण इनर्ट पेयर में इनर्ट पेयर है कौन, NS वाले इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्ट लेना नहीं चाहते फॉर द हैवीएस्ट मेंबर। हैवीएस्ट मेंबर 6 पीरियड का मेंबर होता है ये बिस्मिथ, जैसे थैलियम इन द बोरॉन फैमिली, जैसे लेड इन द कार्बन फैमिली। तो दे आर मोर स्टेबल इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। That is because of the reluctance of NS electrons to take part in the bonding for the heavy members. This is due to reluctance of heavy members, heaviest. So this is due to the reluctance of heaviest members of group to use their NS electrons, NS2 electrons in bonding. क्यों लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, क्यों +3 में वो जाना चाहते हैं, क्योंकि NS के 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्ट लेना नहीं चाहते इन केस ऑफ द हैवीएस्ट मेंबर्स। That's why the stability of the lower oxidation state increases from top to bottom, and bottom most वाले जो elements हैं they are more stable in the lower oxidation state and they are not stable in the higher oxidation state. So this is called inert pair effect. तो inert pair effect is quite important, ये एक बार ध्यान से लिखेंगे, नोट करो पूरी बात, नोट इट डाउन, लिखें सब पॉइंट्स को। अब कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर आएंगे, जनरल पॉइंट्स हैं, ये जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं अबाउट द एलिमेंट्स। शुरुआत में लिख सकते थे जनरल प्रॉपर्टीज़, जैसे नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सभी सॉलिड हैं अंडर रूम कंडीशन, ऑल आर पॉलीएटॉमिक एंड एक्सेप्ट N2 all are solid under room conditions. तो रूम कंडीशंस पर सभी सॉलिड हैं एक्सेप्ट N2 इज गैस। अच्छा, साथ ही साथ मेल्टिंग पॉइंट जनरली बढ़ते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बट यहाँ थोड़ा सा एक्सेप्शन शो होता है। मेल्टिंग पॉइंट नाइट्रोजन से फॉस्फोरस आते हैं बढ़ते हैं, फॉस्फोरस से आर्सेनिक भी बढ़ते हैं, बट उसके बाद घटते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीजेस। तो मेल्टिंग पॉइंट नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक बढ़ते हैं
एंड देयर आफ्टर एंड देन डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन N2 डायटोमिक फॉर्म में है, फॉस्फोरस जो है वो पॉलीटॉमिक फॉर्म या टेट्राटॉमिक फॉर्म P4 के फॉर्म में है, और यदि ब्लैक फॉस्फोरस या रेड फॉस्फोरस ले लिया, जो एलोट्रोपी हम पढ़ेंगे, वो तो पॉलीमरिक फॉर्म में होते हैं, पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होती है उनकी, इस कारण से उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट काफी बढ़ जाते हैं। और सिमिलर स्ट्रक्चर इज शोन बाई आर्सेनिक ऑल्सो, बट उसके बाद एंटीमनी और बिस्मुथ में मेटालिक कैरेक्टर आ जाता है एंड मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। सो दिस इज द पॉइंट यू शुड रिमेंबर। साथ ही साथ यू कैन ऑल्सो राइट melting point of phosphorus is much higher than nitrogen due to its atomicity। जैसे नाइट्रोजन तो N2 है और फॉस्फोरस दैट इज P4। अगर व्हाइट फॉस्फोरस ले रहे हैं, अगर व्हाइट ले रहे हैं, व्हाइट फॉस्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है, रेड और ब्लैक के तो और भी ज्यादा होते हैं। ब्लैक फॉस्फोरस एक पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होती है, तो उसके तो मेल्टिंग पॉइंट और भी बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है? दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर पॉलीटॉमिक स्ट्रक्चर। यहाँ पर एटॉमिसिटी P4 है तो मोलर मास ज्यादा होगा, मोलर मास ज्यादा होगा तो वॉन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट विल बी मोर, तो P4 का ज्यादा है। अच्छा, ये लॉजिक जो है ना, दिस इज कॉमन। कहाँ? ऑक्सीजन में भी यही पॉइंट आएगा, O2 के फॉर्म में होता है, और सल्फर किस फॉर्म में है? S8। एटॉमिसिटी 8 है, मोलर मास काफी ज्यादा हो गया, और वॉन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल बी स्ट्रॉन्गर, एंड बिकॉज ऑफ दैट सल्फर इज सॉलिड, जबकि ऑक्सीजन इज गैस अंडर रूम कंडीशन, गैस एट रूम कंडीशन, सॉलिड अंडर रूम कंडीशन। तो गैस अंडर रूम कंडीशन, सॉलिड अंडर रूम कंडीशन, एंड डिफरेंस इज ड्यू टू एटॉमिसिटी। Difference in DIFFERENC, difference in melting point and boiling point is due to difference in molar mass or atomicity, molar mass। तो गाइज ये छोटी छोटी बातें हैं, हालांकि ये पॉइंट किसके बेसिस पर है? दिस इज बेस्ड ऑन केमिकल बॉन्डिंग। इसमें ब्लॉक केमिस्ट्री क्या करेगा? सो दिस इज बेस्ड ऑन केमिकल बॉन्डिंग, बट ये जनरल बात है विच वी टॉक्ड अबाउट। नोट करें पूरी बात को, नोट इट डाउन। अच्छा, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के जो ऑक्सी एसिड्स बनते हैं, दे अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन, दे आर नॉट स्टेबल। तो ऑक्सी एसिड्स, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस इन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट आर अनस्टेबल and undergo disproportionation। and undergo disproportionation। क्या डिस्प्रपोर्शनेशन? जैसे HNO2 है, एक्वस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है, ये अनस्टेबल है, इट कन्वर्ट्स टू +3 में है, ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, HNO3 + NO + H2O। आई थिंक इट इज 3, यहां पर 2, 2 और 1 3, 4, 3 और 3 6। नाउ इट इज बैलेंस्ड, सो लाइक दैट इन H3PO3 हीट करने पर अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन H3PO4 प्लस फॉस्फीन गैस।
Similarly, S3PO2, this is in +1, this is in +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. आप हीट करते हो तो इट अंडरगोज S3PO3 प्लस फॉस्फीन. हाँ, लेकिन फर्दर हीट कर दोगे तो यू विल गेट H3PO4 प्लस फॉस्फीन. अब कहोगे कि सर ये कौन सा नया पॉइंट है? नहीं, दिस पॉइंट आई टोल्ड इन जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन हीटिंग इफेक्ट्स. ध्यान से देखना, मैंने वहां हीटिंग इफेक्ट में बताया हुआ है कि ऑक्सी एसिड्स को जब हीट करते हैं तो किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ कंपाउंड्स कैन बी फॉर्म्ड. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन. दे अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन. यहां +5 में आ गए एंड दिस इज +2, दिस इज +5 and this is -3, this is +3 and this is -3, +5 and -3, यहाँ +1 में था. So these are all examples of disproportionation. अच्छा, कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि सर इतना सारा कैसे होगा? इतना सारा कहाँ, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है, आगे आगे देखो क्या होता है. थोड़ा सा जुड़ के चलो, मेहनत करो. मेहनत से भागोगे तो ब्लॉक केमिस्ट्री तो पहले ही उड़ा बैठा था, अब फिर उड़ जाएगा. बहुत सारे स्टूडेंट ड्रॉप करते हैं, कई बार पढ़ते हैं, जैसे पहले उड़ गया वैसे ही अब उड़ जाएगा. अरे भैया, मेहनत करो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो. तो अभी तो ये पार्टी शुरू हुई है. ये कोई भूत नहीं है, ये कोई भूत पिशाच चुड़ैल नहीं है ये जिनसे इतना डर रहे हो तुम. समझे? अब तो बड़े हो गए हो. बच्चे छोटे होते हैं तो डरते हैं कई बार भूतों से. मैं खुद डरता था. मैंने शायद किसी दिन कहा भी था कि एक मेरे घर के पास में एक पीपल का पेड़ था गांव में, और मुझे बहुत डर लगता था. डर क्यों लगता था? आप ही के फ्रेंड्स, आपके कज़न, बड़े भाई जो होते हैं, वो कई बार किसी चीज़ की ऐसी इमेज बना देते हैं कि बस आपके मन में डर बैठ जाता है. चलो, अब बात आई है भूतों की और चुड़ैलों की, तो मैं चलो वो पॉइंट बता ही देता हूँ. ये दिस इज माई स्टोरी ऑफ माई विलेज. उत्तर प्रदेश में, यूपी में, करीब दिल्ली से अराउंड 160 किलोमीटर्स अवे माई नेटिव टाउन इज़ देयर. बहुत छोटा सा एक टाउन है मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में. घर है हमारा. घर वैसे पुराने घर होते हैं जैसे, और खूब बड़ा सा एरिया होता है. शाम होते ही वहाँ साए 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 की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है. खूब पेड़ पौधे हैं, लोग कम होते हैं, और मेरे घर के पास ही जो मेन रोड है वहीं पर एक पीपल का पेड़ है. काफ़ी बड़ा पीपल का, बड़ा पुराना पीपल का पेड़ है, काफ़ी ऊंचा. अब क्या है वो, मैं ये बात होगी कब की, मैं जब हो सकता है हो 11-12 साल का होऊंगा टाइप से, समवेयर अराउंड 6-7 क्लास और समथिंग लाइक दैट. और भूत वूत का डर तो देखो दिमाग में बैठ जाता है कई बार. कितना भी आप मन को समझा लो, भूत वूत कुछ नहीं होता, बट फिर भी कोई अगर पीछे से आहट कर दे, या कोई मान लो भूतों की मूवी देख ले, कोई एविल डेड दिखला दे, तो डर तो लगता ही है ना. तो बिल्कुल वही चीज़ थी. हमें जब हम 6-7 क्लास में होंगे, आई माइट बी ऑफ द एज ऑफ नियरली, मान लो 11-12-13 साल टाइप से होगा, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं मालूम, पर मुझे विविड मेमोरी है. मुझे पक्का याद है कि ये चीज़ें होती थी. मेरे कज़न ब्रदर्स हैं, हम 2 भाई हैं, और हमारे जो ताऊ जी के जो लड़के हैं वो हम सबसे बड़े हैं, वो 3 हैं. उनमें से जो हमारे एक भैया हैं, बिरजू भैया, वो बिरजू भैया ने पीपल के पेड़ की एक कहानी सुना दी थी हमें. मैं सुना, मुझे क्या, वो तो सब बैठे हुए थे और मैं भी बैठा हुआ था. और अब गांव में तो क्या बड़े सुकून से ज़िंदगी चलती है. कौन सा IIT, कैसा है ओलंपियाड? अरे नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, आराम से मज़े से सोते थे, खाते थे, खुश रहते थे, पिटते पिटाते रहते थे. कुटना कुटाना तो लगा रहता था, मतलब गांव में तो लगा देते हैं बढ़िया से. और हम बुरा भी नहीं मानते इन चीज़ों का. क्या बुरा मानना? पापा ने कूट दिया, मम्मी ने कूट दिया रख के. कई बार मम्मी कम कूटती थी, इसलिए मम्मी सबसे ज़्यादा प्यारी थी हमें. मम्मी हैं, पापा तो हमारे में नहीं हैं. ही सकम टू हिज एलिमेंट ऑफ कैंसर, बट ठीक है. तो मैं जो कह रहा हूँ, मैं पॉइंट पे आता हूँ, पीपल के पेड़ की बात. तो मुझे याद है कुछ ऐसा है कि घर के बाहर एक चबूतरा था. चबूतरा मतलब एक काइंड ऑफ बाहर में जो जगह होती है, जो कई बार बैठ जाते हैं वहाँ पर. तो वहाँ पे वो बिरजू भैया जो है वो एक चौपाल बिठाए बैठे थे. मैं भी उसमें था, सुन रहा था.
तो वो कुछ ऐसी कहानी बोल रहे थे कि शाम को 7 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद, ये जो पीपल का पेड़ है ना, महेंद्र भाई साहब के घर के बाहर, महेंद्र भाई साहब थे वहाँ पर, वो पीपल का पेड़ है ना, इस पर चुड़ैल रहती हैं, भूतों का वास है इस पर। अब हमें बहुत डर लगता था। अच्छा, उन्होंने स्टोरी भी इस तरीके से सुनाई थी कि जब भी तुम इस पीपल के पेड़ से सड़क से होकर के निकलो तो थोड़ा सा ध्यान रखना। कई बार भूत चुड़ैल जो होते हैं ना, वो कई बार सड़क पे चलते रहते हैं, और खासकर चुड़ैलों के बारे में हमने कुछ ऐसा सुना हुआ था, ऐसी इमेज थी कि चुड़ैल जो होती हैं उनके पाँव जो होते हैं, उनके पंजा पीछे की तरफ होता है, बाकी वो बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं, पंजा पीछे की तरफ होता है। और बस इस बात का ध्यान रखना होता था हमें कि भाई चुड़ैल तो नहीं है कोई। अब ऑब्वियस सी बात है, शाम को मान लो अब पापा है या मम्मी है, कई बार बोल देती थी जा बाजार से कुछ दूध ले आ शाम को, या दही ले आ, या कोई और सामान, ब्रेड ले आओ। अब मैं बहुत डरता था, मैं बोलता था बड़े भाई साहब को भेज दो, मैं नहीं जा रहा, शाम को नहीं आऊँगा, मैं दिन में कर लूँगा सारा काम। बट सुनता कौन था हमारी, इतनी देर में तो पड़ सकता था एक, तो मरते क्या ना करते। कई बार बाजार मार्केट में जाना पड़ता था कुछ सामान खरीदने के लिए घर का, तो मान लो शाम को मैं कहता भी था मुझे जल्दी बता दो, पहले तो मुझे 6 बजे 5 बजे बता दो, दिन में मैं भाग के ले आऊँगा। बट नहीं, घर वाले भी बड़े बताते ही जब अंधेरा हो जाता था। तो वो 7 बजे बोलेंगे कि जाओ ये 5 रुपये लो, जाओ ब्रेड ले आओ। ब्रेड भी शायद 5 रुपये की या 3 रुपये की कुछ ऐसी आती थी उस समय पे। अब हम जा रहे हैं। अब हमारे बिरजू भैया ने क्या स्टोरी सुना रखी थी, उन्होंने ये सुना रखी कि जब तू जाइयो ना, अब जाना पड़ता ही था, तो तू देखियो कि कोई लेडीज़ तो नहीं आ रही सामने से। अब लेडीज़ की जो अटायर है हमारे वेस्टर्न यूपी में, अब वो तो वही साड़ी पहनते हैं नॉर्मली, और पाजेब पहनते हैं, पैरों में पायल जिसे बोलते हैं हम। और जब लेडीज़ चलती हैं, माई मदर ऑल्सो वियर ऑल दिस, तो पाजेब है तो वो छन छन की आवाज़ तो आती है। और उन्होंने ऐसी कहानी सुना रखी थी कि चुड़ैल भी पाजेब पहनती हैं ताकि उन्हें लगे, मतलब उन्हें कोई पहचान ना पाए। और आम लेडी की तरह जैसे पाजेब या पायल पहनते हैं, वैसे ही जो है वो चुड़ैलें भी पहनती हैं। तो जब तू जाओ ना पेड़ के नीचे से, तो देख लो कि सामने से कोई लेडी तो नहीं आ रही, या पीछे से कोई लेडी तो नहीं आ रही। और यदि लेडी आ रही है, छम छम की आवाज वो तो होनी है, तो उसके पांव की तरफ देखो। अगर पांव पीछे की तरफ है तो वो चुड़ैल है, वरना इट इज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, अ नॉर्मल फीमेल। तो हम बस जाते और जाते हुए देखते रहते कि कोई लेडी तो नहीं आ रही और कोई पीछे से तो कोई नहीं आ रहा। अब ऑब्वियसली कोई ना कोई तो मूव करता ही था, तो बस हम डर के मारे बस कैसे भी करके उड़ के डिसअपियर हो जाए और भाग जाए यहाँ से। और तो और कहानी सुनो, उन्होंने क्या बोल रखा था, उन्होंने ये बोल रखा था, किसने, बिरजू भैया ने, उन्होंने ऐसा बोल रखा था कि जब तुम जाओ ना, तो जब पीपल के पेड़ है ना, उसमें हल्की सी तिरछी निगाह से ऊपर देख लेना, पीपल के पेड़ के ऊपर। कई बार ये जो चुड़ैल होती हैं ना, ये बिजी होती हैं, डांस वांस करते रहते हैं ये पेड़ों के ऊपर। इनके भी तो सेलिब्रेशंस होते हैं, इनके यहाँ भी तो शादी वादियाँ चलती रहती होंगी चुड़ैलों में। तो उन्होंने ऐसे सिखा रखा था हमें कि तुम तो ऊपर देख लेना, ऊपर चुड़ैल जो है पेड़ों पर तखत तखत डाल के, तखत मतलब वो कॉट टाइप का, वो डाल करके उस पर डांस कर रहे होंगे। अगर वो डांस कर रहे हों तो बस तो चिल बिंदास होके जाना, क्योंकि ऊपर बिजी हैं, सड़क पर तो मिलेंगे नहीं, आराम से जाना आराम से आना। और यदि ऊपर डांस ना चल रहा हो पेड़ पर, यदि पेड़ पर कुछ भी डांस ना दिखाई पड़े, कुछ भी नाचते गाते ना दिखाई पड़े, तो समझ जाना दे कुड बी ऑन द रोड्स। अब हम हर बार मैं सोचता कि यार आज भी डांस नहीं कर रहे हो ऊपर, आज भी डांस नहीं कर रहे, मेरी किस्मत कितनी खराब है, एक बार भी मुझे डांस करते हुए नहीं मिली है चुड़ैल पेड़ के ऊपर। हमेशा सड़क पे मिलते हैं, मुझे देखना पड़ता है कौन आ रहा है कौन आ रहा है। अच्छा आगे से आ रहा हो तो फिर भी ये होता है कि चलो मैं देख लूँ कि कहीं मेरी तरफ अटैक ना कर दे, पीछे वाला कैसे देखोगे। तो हमारी स्पीड ऐसी हो जाती थी कि कोई मतलब कोई पैदल में भी हमसे कंपटीशन में जीत ना पाए। देख रहा हो गेम देख रहा हो बिरजू भैया का, क्या बताया उन्होंने कि तुम तो पेड़ के ऊपर बस कानी निगाह से ऐसे करके तिरछी निगाह से देख लेना, अगर डांस चल रहा हो तो चिल्ल मारते हुए जाना, क्योंकि ना कोई चुड़ैल आगे होगी ना पीछे होगी, दे आर ऑल बिजी ऑन पीपल का पेड़। और यदि डांस ना मिले तो दे कुड बी ऑन द रोड्स, देन यू हैव टू लुक फॉर देयर फीट, कि वो पाँव जो है वो पीछे की तरफ ना हो। और हम जा रहे हैं देखते हुए डरते हुए जा रहे हैं और देख रहे हैं कहीं इनके पाँव जो है ना वो कहीं पीछे की तरफ ना हो, पंजा पीछे की तरफ ना हो।
और यही देखते हुए जाते जाते हैं, फिर बाद में बड़े हुए तो पता चला कि चुड़ैल बुड़ैल कुछ ना होता, भूत वूत कुछ नहीं होता। ब्लॉक केमिस्ट्री इज नॉट डिफिकल्ट। तो ये जो कहानी थी पीपल के पेड़ की, जो चुड़ैलों की कहानी है, ये हमें हॉन्ट करती रही 2-3 सालों तक। और जब हम 9th क्लास में आ गए तो हमें समझ में आ गया कि यार ऐसे थोड़ी होता है, बेवकूफ़ खूब बदली है। तो बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ पर, बेवकूफ़ ना बनो, किसी एक कहावत कहवे में ना आओ। आसान है, ये सब रिएक्शंस पढ़ी हुई हैं, बार बार पढ़ोगे, 3-4 बार पढ़ोगे, डीपीवी शीट सॉल्व करते हो अगर आपको जो क्लासेस में मिलती हैं, या आपके पास और भी कोई मटेरियल है वो सॉल्व करते हो और प्रॉपरली क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। दैट्स इट, यू हैव वन द बैटल, यू विन ओवर ब्लॉक केमिस्ट्री। तो ब्लॉक केमिस्ट्री इज नॉट डिफिकल्ट, द ओनली थिंग इज आप थोड़ा सा क्वालिटेटिव एनालिसिस अच्छे से रिवाइज करो, एनायन को रिवाइज करो फॉर पी ब्लॉक पढ़ने के लिए, कैटायंस को रिवाइज करना होगा फॉर स्टडिंग डी ब्लॉक। केमिकल बॉन्डिंग का 30-40% रोल होता है इस चैप्टर में, तो केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़ें। और जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने मेजर इंपॉर्टेंट चीजें निकाल के बाहर रख दी हैं, जैसे ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं, तीनों रिएक्शंस ऑलरेडी इट इज अवेलेबल इन द जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज चलो मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, बहुत ज़्यादा पढ़ाया नहीं है। पीपल की कहानी भी, पीपल के पेड़ की कहानी भी मैंने आपको अपनी आप बीती आपको बता भी दी। आई होप कि आप बोर नहीं हुए होंगे, बट चलिए आज यहीं स्टॉप करते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर वी शैल टेक रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इट। थैंक यू, दैट्स इट फॉर नाउ।